हाय गाइस, मैं हूं गौरी। जीएसटी रिफॉर्म से ऑलमोस्ट सब खुश हैं, ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको ये जीएसटी रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लगे, उनको नुकसान हो सकता है, और उसमें से एक है इंडिया की कोला इंडस्ट्री। जीएसटी काउंसिल ने स्वीटेंड और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर अब टैक्स 28% से सीधा 40% कर दिया है। बट ये सिर्फ पॉलिसी पुश नहीं है, इट इज बैक्ड बाय कंज्यूमर बिहेवियर टू, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टोरी टुडे। सेकेंड स्टोरी में गवर्नमेंट एक्टिवली एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रही है जो कि वोडाफोन आइडिया में $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सके एज पर ET। बट इसमें गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है? इज इट ओनली अबाउट वोडाफोन और द ब्रॉडर टेलीकॉम सेक्टर? थर्ड स्टोरी एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। इंडिया का $45 बिलियन का स्मार्टफोन मार्केट स्लो डाउन में फंसा हुआ है, लेकिन इसी स्लो डाउन के बीच दो ब्रांड्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, एप्पल और सैमसंग। सो ऐसे मार्केट में भी प्रीमियम फोन्स की डिमांड अच्छी क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड। इफेक्टिव 22 सितंबर, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा, रेड बुल, डाबर की फिजी फ्रूट ड्रिंक्स, सब शुगरी ड्रिंक्स 40% जीएसटी के अंडर आ जाएंगे। बेसिकली ये बेवरेजेस सिन गुड कैटेगरीज में आ गए हैं जिसपे हाईएस्ट जीएसटी रेट्स लगता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले, अगर एक 40 रुपीज की कोला बॉटल आप लेते हो, उस पर अब एडिशनल टैक्स लोड लगने वाला है। कंपनीज के पास दो चॉइसेस होंगी, या तो प्राइस को कंज्यूमर पे पास ऑन कर दे जो डिमांड को हिट करेगा, या फिर अपने मार्जिन्स काट के थोड़ा सा बर्डन खुद उठाए। दोनों ही केसेस में मैथ सिंपल है, डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आएंगे, और इसी वजह से मार्केट ने तुरंत रिएक्ट भी किया। पेप्सिको का बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस और टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स नीचे गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। पैरेलल में एक और ट्रेंड भी चल रहा है, और वो है नो शुगर और लो शुगर ड्रिंक्स की डिमांड इंडिया में। पेप्सी ब्लैक, 7 अप नो शुगर, गेटोरेड नो शुगर, इनकी सेल्स मिक्स अब पेप्सिको के लिए इंडिया में फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में 55% तक पहुंच चुकी है। मतलब आधे से ज्यादा वॉल्यूम अब शुगर फ्री और मिड कैलोरी प्रोडक्ट से आ रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट है, और ये शिफ्ट परफेक्टली पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। गवर्नमेंट शुगर हैवी ड्रिंक्स को पीनलाइज कर रही है और हेल्दियर ऑप्शंस को इनडायरेक्टली प्रमोट भी कर रही है। समझते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पे जीएसटी कट होकर 12 से अब 5% हो गया है। मतलब कंज्यूमर और पॉलिसी दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में शुगरी ड्रिंक मेकर्स के डिमांड पर रिस्क है, स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन मीडियम टर्म में ये एक अडैप्शन स्टोरी बन जाती है, जो कि कंपनीज अपना पोर्टफोलियो जल्दी से अब पिवट कर पाएंगी और नो शुगर, प्लांट बेस्ड, फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस के सेगमेंट को स्केल कर पाएंगी, वही सर्वाइव और ग्रो करेंगी। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी इस लाइन पे काम कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड अभी क्रिटिकल बन जाती है। तो इट इज टाइम टू सी कि कौन सी कंपनी सबसे फास्ट अडैप्ट करती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल शिफ्ट एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा हो सकता है। दूसरी स्टोरी में ET रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्टिवली वोडाफोन आइडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सके एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रही है जिसके बदले इन्वेस्टर को 12 से 13% स्टेक मिल सकता है। मतलब एक और नया प्लेयर वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल मिशन का हिस्सा बन सकता है। गवर्नमेंट के इतने एक्टिव इन्वेस्टर सर्च के पीछे है उनका खुद का स्टेक। आज की डेट में वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, विद अराउंड 49% स्टेक। प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और यूके का वोडाफोन अभी 9.5% और 16% के आसपास होल्ड करते हैं। सो अगर कंपनी का डाउनफॉल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान भी गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ेगा, और ऑनेस्टली रिस्क भी छोटा नहीं है यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया को अभी तक 83,400 करोड़ के AGR ड्यूज पे करना बाकी है। साथ ही स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशंस और बैंक डेट मिला के टोटल लायबिलिटी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्च 2026 से इनका बड़ा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा। दिस इंक्लूड्स 16,428 करोड़ ऑफ AGR पेमेंट एंड 2,600 करोड़ का स्पेक्ट्रम पेमेंट। अब जून तक इनका कैश बैलेंस सिर्फ 6,800 करोड़ रुपीस था। मतलब कैश फ्लो मिसमैच क्लियर है यहाँ पर। अब विदाउट रिलीफ और फ्रेश कैपिटल सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए गवर्नमेंट दो फ्रंट्स पे काम कर रही है। एक तरफ इन्वेस्टर हंट चल रहा है, चाहे फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक हो, बस एक ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो पैसा लाने के साथ साथ ऑपरेशंस में भी एक्टिव रोल ले।
दूसरी तरफ रिलीफ पैकेज डिस्कस भी हो रहा है, जैसे कि रीपेमेंट टेन्योर को 6 साल से बढ़ाकर मे बी 20 साल कर दिया जाए, कंपाउंड के बजाय सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाए या फिर मॉरेटोरियम को एक्सटेंड किया जाए, जिससे कंपनी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिना AGR रिलीफ के कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेने वाला है। इसमें टेलीकॉम सेक्टर का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में अभी इफेक्टिवली सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जियो और एयरटेल। अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स होता है तो सेक्टर डुओपोली बन जाएगा, कंपटीशन कम होगा, कंज्यूमर्स के लिए चॉइसेस भी कम हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म में डेटा और कॉलिंग चार्जेस भी इन्फ्लेट हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि वोडाफोन आइडिया कैसे भी करके जिंदा रहे। तो गवर्नमेंट क्लियरली एक $1 बिलियन का लाइफलाइन इन्वेस्टर ढूंढ रही है, जो सिर्फ वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर और कंज्यूमर्स के लिए भी क्रूशियल है। अब देखना यह होगा कि ये रेस्क्यू प्लान कैसे शेप लेता है। तीसरी स्टोरी में इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट स्लो डाउन हो रहा है। 2025 में ओवरऑल मार्केट की सेल्स फ्लैट या नेगेटिव रह सकती है, लेकिन ऐसे मार्केट में भी 2 फास्ट ग्रोइंग ब्रांड्स हैं, एप्पल और सैमसंग। दोनों ने जून क्वार्टर में 20% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जबकि ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 7% थी। कैसे? इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है प्रीमियमाइजेशन। लोग कम डिवाइसेस खरीद रहे हैं बट ज्यादा महंगा खरीद रहे हैं। ऐसे डिवाइसेस जो मार्केट के एवरेज प्राइस से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होते हैं, यानी कि 70,000 रुपीज के ऊपर के फोन्स, उनकी डिमांड ज्यादा है। जून क्वार्टर में ही ऐसे 26 लाख फोन सेल हुए हैं, विच इज 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और यहाँ एप्पल और सैमसंग की स्ट्रैटेजीज अलग होते हुए भी एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती है, विच इज एन इन स्टोर एक्सपीरियंस। एप्पल ने अभी अभी बेंगलुरु और पुणे में भी अपना फ्लैगशिप स्टोर्स ओपन किया है, जो इंडिया में सिर्फ उनके 3rd और 4th आउटलेट्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट वॉज क्लियरली विजिबल। बेंगलुरु स्टोर के सिर्फ ओपनिंग डे पर लगभग 5,000 बिलिंग्स हुए और इनसाइडर्स के हिसाब से ओवर $2 मिलियन का ग्रॉसिंग हो गया है। एप्पल का रिटेल मॉडल फैशन ब्रांड्स की तरह है, एक्सक्लूसिव, इमर्सिव और क्यूरेटेड। आप स्टोर आते हो, फील करते हो, ब्रांड को एक्सपीरियंस करते हो, और इसी वजह से एप्पल की शिपमेंट्स 2025 में 1.5 करोड़ क्रॉस करने का प्रोजेक्शन है। सैमसंग का मॉडल थोड़ा सा अलग है और अग्रेसिव भी है। उनका प्रेजेंस ओवर 1 लाख स्टोर्स तक है, फ्रॉम मेट्रोस टू टियर 5 टाउन्स, ओवर 2,000 प्लस एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज आउटलेट्स और 20,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस जोन्स, जहां पर ट्रेंड कंसल्टेंट्स आपको AI फीचर्स और फोल्डेबल फोन्स के डेमो दिखाते हैं। मतलब एप्पल एक लग्जरी बुटीक है, उसका फील कराता है, जबकि सैमसंग एक मास प्रीमियम एक्सपीरियंस पुश करता है। ये एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। मार्केट ओवरऑल स्लो है, बट प्रीमियम एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ इंटैक्ट है। सैमसंग और एप्पल दोनों रेवेन्यू के टर्म्स में इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं। जून क्वार्टर में फ्लैगशिप फोन सेल्स में सैमसंग 49% शेयर के साथ टॉप पर था, एप्पल 48% पे सेकंड रैंक पे रहा। लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है कि मास वॉल्यूम्स अभी भी चाइनीज ब्रांड्स के पास रहने वाले हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रांड स्टिकीनेस एप्पल सैमसंग के पास जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की 3 स्टोरीज से एक चीज काफी क्लियर हो जाती है, पॉलिसी, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट फोर्सेस एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं। कोला कंपनीज के लिए GST शॉक अडेप्ट करने के लिए एक वेकअप कॉल है। वोडाफोन आइडिया के लिए अब एक सर्वाइवल टेस्ट है, जो सेक्टर के फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। और स्मार्टफोन मार्केट के लिए रिमाइंडर ये है कि ग्रोथ सिर्फ वॉल्यूम से नहीं, वैल्यू और एक्सपीरियंस से भी आती है। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच मार्केट डीप डाइव्स, सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.